माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक 4 बजे से और लगभग ये 2.5 घंटे से ज़्यादा चली है। और इस बैठक में जो महत्वपूर्ण उत्तराखंड के विषयों पर चर्चा करनी थी उस पर वो चर्चा की गई है। तो इसलिए सभी मंत्रियों को इसमें आमंत्रित कर दिया। इसमें मैं कुछ विषय पहले जो 15 तारीख को भारत सरकार की कुछ गाइडलाइन मिली हैं, उन गाइडलाइन में यह स्पष्ट निर्देश है कि राज्य को उनको फॉलोअप करना है, मानना है। जैसा पहले हमारे मन में था कि भारत सरकार से यदि राज्य को कुछ इस प्रकार का निर्देश होगा कि राज्य अपने स्तर पर कुछ कर सकते हैं, और हमारे जैसे 9 जिले कोरोना पॉजिटिव नहीं है, कोई केस नहीं है, तो इस प्रकार की छूट उस गाइडलाइन में नहीं है। इसमें जो प्रमुख रूप से जो चीज़ें हैं, अगर आप कहें तो 10, 12, 15 चीज़ें मैं आपको बता देता हूं, फिर राज्य के परिप्रेक्ष्य में आप उसको पूछ सकते हैं मुझसे। जैसा इसमें सभी प्रकार की उड़ानें बंद रहेंगी जो प्रतिबंधित रहेंगी, ट्रेन बंद रहेंगी, सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे, मेट्रो बंद रहेगी। चिकित्सा कारणों एवं दिशा निर्देशों के तहत प्रदान की गई अनुमति को छोड़कर व्यक्तियों का अंतर जिला और अंतर राज्य आवागमन बंद रहेगा। एक महत्वपूर्ण चर्चा हमने की कि जो शादी है, हमने अपने राज्य में शादी को अलाउ किया है। वो शादी अंतर जनपदीय हो सकती हैं, उनमें 5 व्यक्ति इस रूप से रहेंगे और वो घर के अंदर उसको करना होगा। या जो समारोह हम करेंगे, शादी समारोह, वो घर के अंदर होगा, 5 लोगों के बीच। इसी प्रकार से पूरी तरीके से राज्य में हमने भी शराब इत्यादि को प्रतिबंधित रखा है। अंत्येष्टि के लिए 20 आदमी 20। राज्य में हमने भी कुछ चीज़ें हैं जो सभी को सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना होगा। कोई भी व्यक्ति यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 आदमियों का या उससे अधिक बिल्कुल प्रतिबंधित रहेंगे। शादी समारोह में और अंत्येष्टि आदि के कार्यक्रम जब करेंगे, मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य लेनी पड़ेगी, जिला मजिस्ट्रेट। हमने राज्य में 20 तारीख तक यदि कोई अपनी इंडस्ट्री चलाना चाहता है, इंडस्ट्रियल स्टेट के अंतर्गत, उसको अनुमति देंगे, लेकिन उसको पूरी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार को अनुमति हेतु आवेदन करना पड़ेगा। लेकिन उसको जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन का अक्षर से पालन करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर कोई बड़ी इंडस्ट्री चलनी है, वो पहले हमें बताएगा कि मेरे यहाँ 400 आदमी आएंगे, 400 आदमियों की एक शिफ्ट इस समय से इस समय होगी, दूसरी पहली शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट के बीच में इतना समय होगा कि वो सैनिटाइज कर दे पूरी फैक्ट्री को दोबारा। दूसरी बात, वो लोग जो वहाँ फैक्ट्री में रहेंगे या फैक्ट्री के नज़दीक कोई बड़ी बिल्डिंग लेके वहाँ रखेंगे, अगर वो वहाँ भी नहीं रखते और कहते हैं जी हमने इनके लिए कमरा है, दूर है, वो बताएगा पहले कि हमारा जो परिवहन का वो है वो इस तरह होगा। उनके यानी उन सब के लिए वो जारी परिचय पत्र जारी होगा। उन सबको फिर बस में कितने लोग बैठ सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से वो बसें उसको वहाँ लेके जाएगी, छोड़। यानी कुल मिलाकर जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार उसको हम अनुमति देंगे राज्य के अंदर, कोई भी इंडस्ट्री इस रूप में होगी। तो राज्य ने जो निर्णय लिया है वो ये लिया है कि भारत सरकार के जो 15 अप्रैल के जो उसका 15 प्रस्तर है, उसमें जो उद्योगों को खोलने का दिया गया, तो इंडस्ट्रियल स्टेट के सभी उद्योग हमारी ओर से अगर वो अनुमति ठीक से लेंगे तो हम उनको अनुमति देंगे। सभी उद्योगों को जिलाधिकारी से कार्य प्रारंभ करने की विधिवत अनुमति प्राप्त करनी होगी। हाँ जी, कार्य प्रारंभ करने की।
कोविड-19 से संबंधित विभिन्न जो प्रिकॉशन उद्योगों द्वारा लिए जाने होंगे, जिसका विस्तृत उल्लेख जो मैंने अभी कहा है कुछ बताया भी, बाकी आप गाइडलाइन में देख लोगे, जो आपने कहा गाइडलाइन आपके पास हैं। और इससे अलग मैंने कहा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह कर सकते हैं, और उनको भी वो सारा पालन अक्सर से करना पड़ेगा जो सामान्य स्तर पर अन्य के लिए भी है। जैसा उनके लोग जो आएंगे और वो कहीं गुजरते हुए जाएंगे तो उनको मास्क इत्यादि पहनना, सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकना, ये उनको पालन कराने के लिए वो उनको तैयार करेंगे, दिशा निर्देश उनको देना पड़ेगा। कल से सचिवालय और विधानसभा उस रूप में खोले जाएंगे कि वो पहले अपने दफ्तर को सैनिटाइज होते रहेंगे, और जो गाइडलाइन के अनुसार है उस गाइडलाइन के अनुसार वो सब, जैसा अनुसूची से ऊपर इतने लोग उपस्थित रहेंगे, नीचे 33%, वो सारी गाइडलाइन के अनुसार होंगे। लेकिन इसकी अनुमति है, मंत्री विधानसभा में कल से अपने दफ्तर में बैठ सकते हैं। सभी शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थाएं बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी होटल और आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगी। टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये भी बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल ये भी बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, अन्य समारोह बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल, विशेष रूप से बोल रहा हूँ इसको मैं, सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक समारोह पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। वो डीएम के ऊपर डिपेंड है कि वो 5 भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, 20 से अधिक बिल्कुल नहीं होगी, मैंने पहले ही बताया। हॉट स्पॉट में जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी, हॉट स्पॉट जो होंगे उनमें स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन हॉट स्पॉट में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का कंटेनमेंट जोन का सीमांकन किया जाएगा, जिला प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां हेतु प्रदान की गई अनुमति कंटेनमेंट क्षेत्रों में प्रभावी नहीं होगी। यानी जो अनुमति वगैरह आपने डीएम से या अन्य से ली है तो वो उन क्षेत्रों में उसको लागू नहीं होगा। आवश्यक क्षेत्रों, चिकित्सा आपात स्थिति और कानून और व्यवसाय संबंधित कार्यों सहित और सरकारी कार्यों की निरंतरता को छोड़कर इन क्षेत्रों के जन समुदाय की कोई अनियंत्रित आवाजाही नहीं होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित क्षेत्र सख्त परिधि नियंत्रण के अंतर्गत होगा, जो उसका एक हमने क्षेत्र तय किया है। इस प्रकार से जो अनुमन्य चीज़ें हैं, जो इसमें प्रमुख मैं आपको एग्रीकल्चर का सारा हम खोल रहे हैं, आयुष वाला हम सब संचालित कर रहे हैं, उसमें अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसन ये हम कर ही रहे हैं। कृषि से संबंधित सारा हम लोग अलग से भी लेकर आए, वो अलग भी मैं बताने वाला हूँ। इसमें फार्म मशीन से संबंधित जितने भी होंगे, मशीनरी इत्यादि होंगी, कृषि मशीन की दुकानें होंगी, स्पेयर पार्ट्स की होंगी, जो मरम्मत के लिए होंगी वो सब खुली रहेंगी। जैसा शिशु, दिव्यांग, मानसिक रूप से दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, महिला, विधवा हेतु आश्रय स्थलों का संचालन चलता रहेगा, वो जो पहले से चल रहे हैं वो इसमें नहीं आएंगे। आंगनबाड़ी में जो कहा 15 दिनों के अंदर वो एक बार लाभार्थियों को सारी वितरण भी करेंगे। ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था रहेगी, मनरेगा की अनुमति रहेगी, और आवश्यक वस्तुओं के लिए जो ज़रूरी है, जैसा होलसेल, रिटेल, बड़ी ईंटें, मोटार, भंडारण, ये ई कॉमर्स को सख्ती की सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अनुमति और खोले जाने की अनुमति। जैसा इसमें प्रमुख रूप से कहा, नगर निगम जो संचालन रहेंगे, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की सीमा के बाहर अवस्थित ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योग पहले ही थे वो, और इससे अलग
नगर निगम नगर पालिका की सीमा के बाहर सड़कों का निर्माण, यानी इसमें ये काम ने जो हम इससे भी अनुमति देंगे, चाहे सड़क निर्माण हो या वो हो, वो भी उन्होंने या तो मजदूर वहाँ उपस्थित हो, वहीं रहेंगे, उनकी स्क्रीनिंग होगी, मजदूर बाहर से नहीं आएंगे, ये अनुमति नहीं होगी। यानी सपोज करो कोई कहीं सड़क बन रही थी, इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है जो कैबिनेट ने काफ़ी चर्चा की कि सपोज करो एक सड़क बन रही है, उसको हमने अनुमति दे दी, लेकिन हमने जो मटेरियल की दुकानें तो प्रतिबंधित है, वो तो नहीं खुलेंगी। तो इसके लिए भारत सरकार से कल अलग से गाइडलाइन मांगी जा रही है। भारत सरकार ने कहा, जब हमने बातचीत की होगी आज हमारे अधिकारियों ने, तो भारत सरकार ने कहा इसको हमें विस्तृत लिखकर भेजिए, हो सकता है उस सब राज्यों पर भी इस रूप में लागू की जा सकती है कि जो नहीं है। इसी प्रकार से जो ई कॉमर्स वाली स्थिति वो लागू है ही। इस पर काफ़ी चर्चा हुई कि दिल्ली में कल एक पिज़्ज़ा वगैरह से काफ़ी नुकसान हुआ है, तो हमने भी विस्तृत रूप से चर्चा की कि इसको राज्य के अंदर किस प्रकार से रखें। तो इसमें हमने कहा कि एक विस्तृत रूप से आप लोगों से निवेदन करने के लिए कहा गया है कि आप जो इसके आवश्यक दिशा निर्देश हैं, आप एक बार अपने समाचार पत्रों के माध्यम से और अन्य जो हमारे ये सारे मीडिया के मित्र बैठे हैं उनके माध्यम से, कि जो इस प्रकार का घर आता है उसको पूरी तरीके से उससे टच ना हो, आवश्यक हो तो दरवाजे पर रखवाने के बाद जाएं, फिर सैनिटाइज करके उसका उपयोग करके तब उठाएं, जाके धोएं, यानी ये गाइडलाइन उन पर चली जाए। क्योंकि वो जो स्थिति हुई वो स्थिति उसको बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अनिवार्य है, तो उसको जारी रहेगी राज्य में। उस पर काफ़ी चर्चा हुई, कुछ का मत था उसको बंद कर दिया जाए, कुछ का मत था उसको चालू रखा जाए, तो अंततः निर्णय लिया उसको चालू रखेंगे, लेकिन राज्य में दिशा निर्देश आपकी तरफ से भी और सब आप सहयोग करेंगे तो दिशा निर्देश जारी आप करें कि इसका पालन आप करिए। अक्सर से हम लोगों ने राज्य के अंदर जो रबी की जो गेहूं का न्यूनतम मूल्य पहले घोषित किया था, उसमें हमने 201 सेंटर गढ़वाल में 42 और कुमाऊं में 159 बनाए हैं, और उनको 15 तारीख से यानी उनका हमने कहा है कि आप लोग गेहूं दे सकते हैं। 2 लाख मीट्रिक टन का हमने लक्ष्य रखा है, रेट मैंने पहले ही बताया था, और उनको पेमेंट भी 48 घंटे के अंदर देंगे। और जो गाइडलाइन उसके अलग से जारी की कि 8 किलोमीटर की परिधि में कम से कम एक क्रय केंद्र होगा, भीड़ नहीं लगेगी इत्यादि, ये सब हमने आज इसको विधिवत रूप से मान्यता दे दी है। इसी प्रकार पशु आहार इत्यादि की व्यवस्था हम लोग निश्चित, शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, आज कैबिनेट में इस पर विस्तृत चर्चा होने के बाद तय वो कहीं से भी किसी भी रूप में इसकी कमी राज्य में है नहीं, और इसको सुनिश्चित करने को कहा गया कि कहीं भी, यहाँ तक कि जो सड़कों पर इस प्रकार के पशु हैं जो किसी के नहीं हैं, गाय इत्यादि, उनके लिए भी जो हमारा पशुपालन विभाग है, जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, जो हमारे इस प्रकार की कुछ संस्थाएं हैं, उन सबसे कोऑर्डिनेट करके संबंधित जिलाधिकारी और तत्काल उनके लिए भी राशन की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए, ये भी आज इस पर कहा गया है। 4 धाम के लिए अभी जो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, गंगोत्री यमुनोत्री में जो कपाट खुलेंगे उनमें कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसके अंतर्गत रावल या वो बाहर से आने की बात है। केवल बद्रीनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ में, केदारनाथ में भी जो स्थिति बनी है, इन दोनों में जो पिछले 300-400 साल का अध्ययन हुआ उसके अनुसार वो उस पावर को किसी को नॉमिनेट करने की मिल सकती है। हालांकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय से आज भी बातचीत हुई, मेरी खुद भी हुई है, और चीफ सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी लिखी है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बात की, और वहाँ भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा कि हम उनको आने की अनुमति इस रूप में बाई कार दी जाएगी, अगर वो मांगेंगे तो उनको दी जाएगी। इस है हमारी तरफ से ओके होगा, हमने तुरंत गृह मंत्रालय को पत्र भेज के चीफ सेक्रेटरी केरल और गृह मंत्रालय को तुरंत अवगत करा दिया गया। इसके साथ साथ बद्रीनाथ के लिए जो जरूरी है वो ये भी है कि उसमें चूँकि कोई
एक तिथि निश्चित नहीं होती, अभी तो पूरा महीना होता है कि इस महीने में हम कर सकते हैं उसको, बद्रीनाथ के कपाट को। यदि बाई चांस आने में कोई दिक्कत रहेगी उसमें, क्योंकि उसमें एक दिक्कत ये रहेगी, जब वो हमारे राज्य में आएंगे तो 14 दिन के लिए हमारी मजबूरी होगी उनको क्वारंटाइन करना। तो उस स्थिति में भी उनको बहुत ज़्यादा उसका लाभ हमें भी नहीं मिलेगा, उनको भी नहीं मिलेगा। तो उन परिस्थितियों में टिहरी राज परिवार को यह अधिकार दिया गया है, जो विनियम है, अभी हमारे विनियम नहीं बने, उसी से हम काम चला रहे हैं, जो बद्री केदार मंदिर समिति के नियम है बीकेटी से, उसके अकॉर्डिंग राज परिवार को अधिकार है या तो तिथि को आगे बढ़ा दें या वो किसी को अन्य को नॉमिनेट कर दें, एज पर जो उनके उनमें जानकारी होगी या उनके अकॉर्डिंग जो शास्त्र सम्मत होगा बद्रीनाथ के लिए। तो उससे भी दूसरा विकल्प ये भी है। तो इस प्रकार से इन तीनों विकल्पों पर राज्य सरकार ने अपने सारा कुछ ओपन कर दिया है। अगर हमने वहाँ भेज दिया, वो आ जाएंगे तो किस रूप में है, लेकिन राज परिवार को उसके लिए फिर डेट बढ़ानी पड़ेगी, और अगर इसी डेट में करना है तो उनको किसी और को नॉमिनेट करना पड़ेगा। केदारनाथ में वो स्थिति है। इसी प्रकार से जो परंपरा के अनुसार जो अन्य मंदिर हैं, आदि केदार है, नंदा देवी है, माता मूर्ति है, गणेश गुफा है, भविष्य बद्री है, लक्ष्मी मंदिर है, उर्वशी मंदिर है, व्यास गुफा है, हनुमान मंदिर है, ये व्यवस्थाओं के लिए भी हमने कहा सरकार ने जो डेट आप फिक्स करेंगे, सरकार ने उसकी व्यवस्था वहाँ के जिला अधिकारी को इत्यादि को सब बताया है कि व्यवस्था को आप पूर्ण करा लें। अभी हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा भी की है। हमने राज्य के अंदर देहरादून जिले को और थोड़ा उधम सिंह नगर और हल्द्वानी के कारण नैनीताल और संभवतः हरिद्वार भी उसमें आ जाएगा एक आध दिन के अंदर में, जो भारत सरकार के मानक संस्था की ये रेड जोन है, ये जिले के उसमें जो बाद में स्पॉट हॉटस्पॉट बाद में छाटेंगे, आ जाएगा। हमने जिस कारण से हुआ था उस पर आज विस्तृत चर्चा हुई कि जो लोग जमात तबलीग वाले लोग थे, अभी राज्य के अंदर दो तरह की मैंने पहले भी आपको बताया था, दो तरह की व्यवस्था है। एक तो वो जो अन्य राज्यों की जो उत्तराखंड में रहे, और एक ये बाहरी राज्यों के भ्रमण करके आए। ऐसे लोगों की संख्या ये 513 तो वो थी जो अन्य राज्यों के यहाँ हमारे यहाँ जो हमने उनको चिन्हीकरण कर लिया है, और 910 वो थे जो जमात में यहाँ से जाके शामिल होकर वापस आए। ये तो चिन्हीकरण हो गया। इन सबको जो जो प्रक्रिया थी, क्वारंटाइन करना, ये करना, वो सब हम प्रक्रिया में कर लिया है। ये हो गए 1423। अब हमने कहा कि ऐसे अभी क्षेत्र में ये हमने जब हमने एक वो किया था, चेतावनी दी थी कि हमने कहा था कि आप अगर कोई नहीं आएगा तो हम मुकदमा दर्ज करेंगे, और आइए तो 182 उसके बाद आए, 182 उसके बाद। अभी भी कुछ ऐसे हमारी जो आउटपुट है उसके अनुसार यदि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, अगर वो अभी भी नहीं करते, तब जो उनको आश्रय देने वाले लोग हैं उन पर भी सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।